बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, बेहतरीन है, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। आप कह रहे होंगे सर आप हर कंसेप्ट के बारे में ऐसा ही कहते हैं, इसलिए कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए ना भाई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। तो जीरो ऑर्डर, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन परेशान मत हो, डिटेल्स केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की है। बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं, उनमें आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग तो मैंने किया नहीं है आपको। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। समझ ही रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। जिस टाइम वीडियो देखें उसी टाइम नमस्कार स्वीकार करें। ओके, तो आइए भाई शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका सदाबहार एवरग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं भाई। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लगा लो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है? अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिस रिएक्शन की रेट उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही ना करती हो। मतलब क्या हुआ, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना अधिक कर दें या कितना कम कर दें, लेकिन रेट रिमेन कांस्टेंट बनी रहे, रेट पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर कहते हैं। ये आप अभी से ब्रेन में रख कर चलें कि देखिए मोस्टली जितनी रिएक्शंस होती हैं उनकी अगर हम रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ रिलेट कर कर समझने की कोशिश करें तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे टाइम पास होती है, ठीक है, टाइम पास होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और रिएक्शन की रेट भी डिक्रीज करती जाती है। लेकिन जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्शन की रेट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन ले लेते हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसे कहते हैं भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि the reaction in which the reaction in which the rate is proportional, rate is proportional to the zeroth power of the concentration of reactant is called zero order रिएक्शन। समझ पाए ना भाई? ठीक है, तो अब देखिए एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने डेफिनेशन ये लिख दी है, अभी समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। एक बात यहां पर हम आपको और बता दें, अभी हमने कहा था कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन की जो रेट होती है भाई, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है भाई? जल्दी से बोलो। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट
throughout the course of रिएक्शन, यानी जिस रेट से रिएक्शन शुरू होगी भाई उसी रेट से चलती रहेगी। समझ गए ना? यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट अफेक्ट नहीं होगी। तो आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं भाई। देखिए, मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, A2 प्रोडक्ट, और मान लेते हैं प्रोडक्ट को हमने एक्स से लिख लिया है भाई। ठीक है, अब बेटा जी देखो, आपको रेट एक्सप्रेशन के वीडियो में हमने बताया था कि रेट हम कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि द रिएक्शन इन विच द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जीरोथ पावर का मतलब पावर ए की क्या हो गई भाई? जीरो। क्लियर? अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है रेट का? देखिए, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यानी dt। अब इन दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इक्वलाइज करके क्या लिख सकते हैं? देखिए, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर जीरो। अब पावर जीरो का मतलब ये टर्म क्या हो गया भाई? ये टर्म 1 हो गया। तो अब इसको हम किस तरीके से दे सकते हैं? देखिए, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ जो नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की, ठीक है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ रहे हैं ना भाई? तो अब इस चीज को यहां पर देखिए हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, ओके, इज इक्वल टू माइनस के इंटू dt। ये बात समझ भाई, dt इधर ले आए, इंटू हो गया, माइनस इधर कर दिया। कोई दिक्कत किसी तरीके की भाई? समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर ले भाई, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन का वेरिएशन है, चेंज है, वो कैसा है, क्या है? तो यहां पर देखिए, इंटीग्रेट, ये के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है भाई। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट चाहिए, ठीक है ना? लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, किन लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे हम? तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर हम ऐसे समझ लें कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, यानी टाइम क्या है? t इज इक्वल टू 0 है, तो उस समय जो हमारी कंसंट्रेशन है वो ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हमने लिया है, और रिएक्शन कुछ देर होती रही, मान लो कितना टाइम? t टाइम तक, यानी t इज इक्वल टू t का मतलब हुआ इस t की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट, जो भी है। अब इतनी देर जब रिएक्शन होगी तो इनिशियल ए नॉट का कुछ पार्ट, रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब मान लो कि रिएक्टेंट की रिमेन अमाउंट कितनी है? ए। तो यहां पर जो ये ए है बेटा, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ पाए ना भाई? ठीक है, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इधर लिख देता हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए ना भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखो, जब टाइम यहां पर कितना है? t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन इनिशियल हो गई। जब t इज इक्वल टू t हुआ, ठीक है, तो यहां पर जो रिमेन कंसंट्रेशन बची वो कितना है? a। ये बात समझ गए भाई? ठीक है,
तो अब जरा देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो चलिए डायरेक्ट लिख दूं, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। तो dA को इंटीग्रेट किया इस लिमिट में, तो हमें मिला क्या भाई, a, यहां हुआ a नॉट टू a भाई, ठीक है, a नॉट टू a, क्लियर। अब ये कंसंट्रेशन है तो इनको ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस के, और ये हुआ t, ठीक है, माइनस, या ऐसे इसको भी लिख देते हैं भाई, देखिए 0 से t, क्लियर। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और t माइनस 0 हो गया। ये बात समझ में आ रही ना भाई। तो अब इधर देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। ये बात समझ में आ रही भाई, ठीक है। इसको हमने इधर भेज दिया तो हम ये लिख सकते हैं, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, कौन सी भाई, रिमेनिंग, और ये इनिशियल है। तो अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई, समझ रहे हैं ना भाई। अब कैसी इक्वेशन हुई ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, देखो कि के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भाई, इन दोनों में से किसी को आप लिख दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या हम कहेंगे, इट इज integrated form of kinetic equation for zero order reaction। समझ में आ रही है ना बात भाई, कंफर्म हो गए, क्लियर हुई बात। तो भाई यहां पर अब बेटा जी देखिए, अगर हम इसी इक्वेशन को फॉर गैसियस रिएक्शन निकालें, यानी फॉर रिएक्शंस अकर इन गैसियस स्टेट, किस स्टेट में हो रही हो भाई, गैसियस स्टेट में। तो देखिए जब सॉल्यूशन स्टेट में रिएक्शन हो रही थी, किसमें, सॉल्यूशन स्टेट में, तो काइनेटिक इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें ये मिल गई, ऐसा लिखो, या ये एक ही बात है। अब जब गैसियस स्टेट में हो रही हो तो कुछ नहीं करना भाई, के टी तो ऐसे ही रहेगा, बस जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, इन्हें रिप्लेस कर दीजिए किससे, प्रेशर टर्म से। तो ये देखिए इसको लिख दिया पी नॉट, यानी इनिशियल प्रेशर, माइनस पी, अब यहां पर पी क्या है, प्रेशर जो बच गया, यानी रिमेनिंग प्रेशर, तो पी नॉट हो गया इनिशियल प्रेशर, ओके, और P हो गया क्या भाई, रिमेनिंग प्रेशर, ओके, कंफर्म हो रही है बात, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, समझ में आई बात, तो फिर आगे की बात करें भाई, नोट करें जल्दी से, कर लीजिए, वेरी गुड, हो गया, मिटा दिया जाए, ठीक है भाई, मिटा देते हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। हाँ भाई, हो गया, वेरी गुड। तो अब बेटा जी देखिए, अब हमें पढ़ना है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ये हमें समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाफ लाइफ क्या होती है, आधा जीवन क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत सा टर्म है, ठीक है बेटा। आधा जीवन
का मतलब ये है कि जो भी रिएक्टेंट हमने लिया है, जो भी सब्सटेंस हमने लिया है, ठीक है, उसका यानी इनिशियल अमाउंट जो ली गई है उसका 50% 1/2 कंज्यूम होने में, रिएक्ट होने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हेडिंग ले ली जाए भाई, हाफ लाइफ। इसको T1/2 या T50% से डिनोट करते। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? अरे ना भी आ रहा हो भाई तो एक्सेप्ट कर लो कि आ रहा है ना? है? किसी ने ठीक ही कहा है ना भाई कि क्या कहा है, फैसला जो भी हो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो आनंद के साथ पढ़िए और ये देखिए, ठीक है, क्या है। तो डेफिनेशन लिख ली जाए इसकी, हैं? डेफिनेशन लिख लेना भाई। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी क्या है। इट इज द टाइम, it is the time in which क्या half of the substance या reactant आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, has reacted। क्लियर? तो भाई देखिए कैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कि इफ टी यानी टाइम को हम क्या मान लें, टी हाफ, यानी हम उस टाइम की बात करने चल रहे हैं जिस टाइम ड्यूरेशन में जस्ट 50% ऑफ इनिशियल, ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम। देन हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए नॉट ये है क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये कितनी होगी, इनिशियल 50% का मतलब क्या हुआ, वह यानी टी हाफ का मतलब जिसमें 50% ऑफ इनिशियल कंज्यूम हो जाए। अब इनिशियल था कितना, बोलो ए नॉट, ठीक है। अब 50% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, 50% ही तो बचा, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो इसे हम T1/2 या 50% लिख सकते हैं। तो जरा देखिए इक्वेशन हमारी क्या है, काइनेटिक इक्वेशन जीरो ऑर्डर की, KT इज इक्वल टू इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन जो रिमेन रह गई, बच गई। तो अब यहां पर देखो क्या लिख सकते, K इंटू टी हाफ या T50%, ये हो गई इनिशियल माइनस इनिशियल बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लें भाई तो A0/2 ही आएगा। तो यहां से देखिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या मिला हमें, A0/2 के। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हो गई हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट इज T50% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। मतलब जितना अधिक अमाउंट हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उतनी अधिक होगी। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ पाए ना यहां तक भाई, किसी तरीके का कोई डाउट इसमें नहीं है। तो बेटा जी आइए अब हम लोग ग्राफिकल रिलेशंस पढ़ते हैं। ग्राफिकल रिलेशंस रिलेटेड विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिलेशंस, ग्राफिकल रिलेशन, ठीक है, रिलेटेड विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट लेते हैं ए यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम टी। क्लियर हुआ भाई?
तो कैसे बनेगा रिलेशन देखो। अभी ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये है, ठीक है, ये। अब इसको हम मॉडिफाई कर लें, ठीक है, कैसे भाई, ऐसे लिख दें, रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के इंटू टी, ठीक है। ये देखिए, इसको हम इधर ले आए लेफ्ट में, के टी को इधर कर दिया, ओके। तो अब रिलेशन खींचना है, तो देखिए भाई, अगर हम इसको y एक्सिस पर लें और t को x एक्सिस पर लें, तो ये माइनस के m हो गया, m का मतलब स्लोप, और ये ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो गई भाई बताना है, ये c यानी इंटरसेप्ट हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी यहां पर रिलेशन ये हुआ कि x एक्सिस पर हमने टाइम को लिया यानी t को, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन यहां पर हमने कहां पर ले लिया भाई, y एक्सिस पर। तो देखिए स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो रिलेशन कैसे जाएगा, u, समझ गए ना। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो u जाता भाई, समझ पाए ना। तो यहां पर देखो भाई, ये हो गया क्लियर। अब ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, यानी इस पॉइंट से ओरिजिन तक ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए नॉट को, समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत। अब यहां पर बेटा देखो स्लोप हमारा क्या हुआ, स्लोप tan थीटा से भी लिखते हैं भाई, इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस के, थीटा क्या हुआ भाई, ये थीटा हो गया ना, क्लियर। तो ये है माइनस के, कोई दिक्कत, समझ में बात आ गई, क्लियर। तो अब दूसरा रिलेशन ले लेते हैं भाई, रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ऐसे हम लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में आर करके, ठीक है। तो क्या रिलेशन बनना चाहिए, जल्दी से इसे नोट कर लें, नोट करें भाई, जल्दी कीजिए, हो गया, मिटा दिया जाए, ठीक है भाई, ये लो मिटा दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा जल्दी से बनाएं बेटा, ये कई बार, ठीक है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर वो नीट या जेई का हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से बनाएं, बना लिया भाई। तो चलिए अब हम बताते हैं, देखो बेटा हमें करना क्या है, देखिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसकी पावर जीरो के साथ रेट रिलेटेड होती है, मतलब रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट, यानी कंसंट्रेशन चेंज होने पर रिएक्टेंट की, ठीक है, रेट जीरो ऑर्डर की चेंज नहीं होगी, कोई दिक्कत। तो रिलेशन क्या बना, देखिए भाई, ये हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गई रेट, ठीक है। तो कांस्टेंट होगी, यानी इसके साथ चेंज नहीं होगी, मतलब ये देखिए पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिला, जीरो स्लोप के साथ मिला, समझ में बात आ गई भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं अगला रिलेशन, यानी थर्ड रिलेशन, टी हाफ अगेंस्ट, टी हाफ अगेंस्ट ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल। तो अभी आपने रिलेशन पढ़ा है भाई, कौन सा रिलेशन पढ़ा है बताएं, ठीक है, रिलेशन आपने पढ़ा है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या था भाई, 1 बाई, ठीक है, 2 के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है।
अब अगर इसे आप लेते हो y एक्सिस पर, इसे x पर, तो ये हो गया स्लोप यानी m। तो रिलेशन हमारा क्या बना, देखिए ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हो गई टी हाफ हमारी, भाई समझ में आ रही ना। अब यहाँ इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो ओरिजिन से डेवलप होगा रिलेशन u, और स्लोप यानी tan थीटा क्या हो गया भाई 1/2k। ये बात समझ में आ रही है, कंफर्म हुए ना, ठीक है। तो एक और रिलेशन ले लेते हैं भाई, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम, देखिए क्या, x अगेंस्ट t यानी टाइम। अब x क्या है, x यहां पर हम कह देते हैं इट इज अमाउंट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टाइम t, ठीक है। अब मान लो कि रिएक्शन t टाइम तक होती है और इस टाइम ड्यूरेशन में x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, क्लियर हो रही बात। तो ये भाई कैसे आया, समझ रहे हो ना। इसके लिए देखो, अगर आप चाहो तो हम थोड़ा सा और इसे डिटेल कर दें, वैसे आप समझदार हैं। ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या ले लिया x। तो बेटा अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में रेट को एक्सप्रेस करें तो देखिए टाइम के साथ x की वैल्यू बढ़ेगी यानी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो पॉजिटिव साइन में आएगा dx यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k हो गया भाई। यानी हम इसको, ये तो नोट कर लिया होगा ना भाई, इसे मिटा दिया जाए, हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू k इंटू dt। तो अभी डेरिवेशन हमने कराया था जब जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड काइनेटिक इक्वेशन ली थी, उसी तरीके से अगर हम आप इसको इंटीग्रेट करें तो देखिए यहाँ टाइम 0 से t टाइम की बात करेंगे, ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई टाइम 0, और जब यहाँ t टाइम तक प्रोसीड हुई तो इनिशियल कंसंट्रेशन x की कितनी थी 0। अरे भाई जब रिएक्शन ही नहीं शुरू हुई तो प्रोडक्ट कहां से बन गया, 0 होगा, t0 पर x की वैल्यू 0, और मान लो t टाइम पर ये कितना है x है, ठीक। तो भाई हम अब समझ गए ना, डायरेक्ट लिख दूं तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, हमें मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू के टी, x इज इक्वल टू k इंटू टी। अब x को अगर y एक्सिस पे लें, t को x एक्सिस पर लें तो k क्या है, स्लोप है। तो रिलेशन क्या बना भाई बताओ, ये हो गया t, ये हो गया x, तो स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप यहां पर tan थीटा k हो गया, समझ पाए, ओरिजिन से डेवलप होगा। बोलो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन इसमें है तो जल्दी से इसे नोट कर लें, नोट करें भाई, जल्दी कीजिए, वेरी गुड, हो गया तो मिटा दिया जाए इसे। अब इसके बाद हम लोग एक ऐसी पॉइंट पढ़ने वाले हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, और यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो पहले हम हेडिंग ले लेते हैं, देखिए क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन of time required for completion of zero order reaction, बहुत लंबी सी लग रही है ना हेडिंग, रिएक्शन बाय different फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी एक बड़ी सी हेडिंग है, जल्दी से आप हेडिंग डाल लीजिए तो भाई काम बन जाए, ठीक है। तो जल्दी से
हेडिंग डाल लें, बहुत ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आगे हम लोग पढ़ें। लेकिन इस चीज को हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कंसेप्ट आपका कंफर्म हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, एक रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन कैसी है भाई, जीरो ऑर्डर की। ठीक है, समझ लोगे ना, थोड़ा कंडेंस करके लिख देते हैं। इफ 50% यानी जस्ट हाफ, ठीक है, 50% ऑफ रिएक्शन, 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 4 मिनट्स। कितने मिनट में भाई, 4। देन फाइंड the time required for 75% कंप्लीशन। हमने थोड़ा कंडेंस कर दिया है, समझ जाएंगे ना, नहीं तो हम ऐसे लिख देते भाई कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ कंप्लीशन बाय 75%, इतने से समझ ले। ठीक है, अब देखो बेटा, इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, जिससे कई चीजें एक साथ हम आपको यहां पर बता सकें। तो देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं और यहां पर डैश कर दिया। अब फर्स्ट यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, फॉर 75% कंप्लीशन, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो, इतने परसेंट कंप्लीशन के लिए हमें टाइम क्या यहां पर लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, कैसे करोगे। अब अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हो तो आपका काफी टाइम जो कि कीमती है बर्बाद हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। और अगर आप इससे वही चाहत रखते हो जो चाहत आपके मन में औरों के लिए होती है ना, ठीक है, तो इसे आप मिनिमम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम टाइम में कर सकते हो, और यहां पर अपना समय, आप कीमती समय कंपटीशन का बचा सकते हैं। तो मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो आपका समय बचाएगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे पहले, तब आप ट्रिक का सही एप्लीकेशन कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना भाई। ठीक है, तो देखिए, इससे, ठीक है, इससे इश्क करना है हमको, यानी इस कंसेप्ट से, इस व्यू से। ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है, बेवफाई करोगे तो अंजाम बुरा होगा। कहते ना, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और पड़े जब डंडे तो इश्क पूरा हो गया। मजा आया ना। तो देखो 75% कंप्लीशन कैसे करोगे। तो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है क्या, वी नो दैट, क्या भाई, समझो यहां पर कि KT इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है A और A0 है इनिशियल। तो जरा आप ये सोचिए कि आपके पास अगर 100 रुपए थे, ठीक है, कितने, 100 रुपीज थे, और 40 रुपीज की आपने शॉपिंग कर ली, है ना, या दूसरे तरीके से बोल दूं, 100 रुपीज थे और शॉपिंग करने के बाद, देखिए ये 100 रुपीज थे और शॉपिंग करने के बाद 60 रुपीज आपके पास बच गए। तो खर्च कितने हुए, 40। तो ऐसे समझो, समझ गए ना, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू मनी कंज्यूम्ड। मतलब इसी चीज को जब हम कंसंट्रेशन या अमाउंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं अमाउंट कंज्यूम्ड। समझो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। या ऐसे लिख दें, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन,
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब क्या सेंस लेंगे भाई, वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। समझ में आ रही है ना बात? तो देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंट कंप्लीट हो जाए, 75%। इसका मतलब अगर हमने 100 मोल लिए थे रिएक्टेंट के, तो उस टाइम को कैलकुलेट करना है जिस टाइम में 75 मोल्स आउट ऑफ 100 कंज्यूम हो जाए, यानी 75 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 25%। तो यहां पर अब ना इनिशियल लिखे हम, ना रिमेनिंग लिखे, बात समझ गए? डायरेक्ट हम क्या लिख दें, देखिए KT इज इक्वल टू, ये क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या अमाउंट कंज्यूम, तो ये कितने परसेंट है भाई, यानी इतने परसेंट कंप्लीट होने का मतलब इतने परसेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल से कम हो गई। तो 70% यानी 70/100 ऑफ ए नॉट, इतने से इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो बची कितना, 25। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, देखो भाई हम क्या लिख सकते हैं, 3, समझ रहे हैं ना, ए नॉट अपॉन 4। बोलो भाई कोई दिक्कत? अब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, K इंटू टी, 75%, यानी वो टाइम जो 75% कंप्लीशन में लगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए K इंटू टी 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, ऐसे लिख दूं भाई 3/2 इंटू ए नॉट बाई 2, या इसको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो 1/2 ऑफ ए नॉट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? तो जरा देखो, अब T 75% इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब इसे हम ए नॉट अपॉन 2K लिख सकते हैं भाई। ये बात समझ में आ रही है, कंफर्म है ना? अब याद कीजिए वो गुजरा हुआ जमाना जब मैंने ये बताया था भाई, हैं, ए नॉट बाई 2K क्या है, हाफ लाइफ, यानी टी हाफ इज इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला निकाला था ना। तो जरा देखो क्या लिख सकते हैं हम, T 75% इज इक्वल टू 3/2 इंटू T 50%। भाई ये टी हाफ की वैल्यू हो गई, ठीक है, समझ पाए? या ऐसे लिख दें T 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 इंटू टी हाफ। एक ही बात तो हुई, ये मिल गया रिलेशन, समझ पाए ना? अब जरा आंसर सॉल्व कर लेना, ये तो डिटेल समझा दिया तरीका, बार बार ये पूरा फुल डिटेल नहीं बताएंगे। तो अब वैल्यू रख दें भाई, तो T 75% कंप्लीट होने में 1.5 इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है भाई, 50%, 4 मिनट में कंप्लीट हुआ, मतलब टी हाफ की वैल्यू 4, तो कितना आ गया आंसर भाई, 6 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? समझ पाए ना? तो जरा जल्दी से आप हमें ये सॉल्व करके बताएं। ये ए पार्ट था, बी पार्ट अब मैं लेता हूं, ठीक है, 30% कंप्लीशन, 30% कंप्लीशन। जरा सॉल्व करें, जल्दी से बताएं क्या होगा भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी करें। कल्लू भाई नाराज हो गए क्या है? हम ही बताएं, चलो भाई हम ही बताते हैं। लेकिन देखो एक चीज और बता दूं मैं तुझे, कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बताता हूं, जरा देख लो। एक और बात जिसे हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से हम कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो सेम आंसर आएगा, ये जो हमने सॉल्व किया है ना, ठीक है। अब जरा देखो, ए को ही बता रहा हूं, मान लो हमारे पास 100 मोल थे इनिशियल मोल रिएक्टेंट के, अब इसमें से 50% कंज्यूम हुए, यानी बचा कितना, 50, तो 50% बचने तक, ठीक है,
कितना टाइम लगा भाई? 4 मिनट। तो जरा ये बताओ, समझना, अगर 100 में से 50 कंज्यूम होने में 4 मिनट लगता है तो 100 में से 25 कंज्यूम होने में कितना लगेगा भाई? हैं? तो ये कंज्यूम्ड अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं। ये कौन सी अमाउंट है? कंज्यूम। तो 50 कंज्यूम होने में 4 मिनट, तो 25 कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो टोटल इनको ऐड कर लें तो कितना कंज्यूम हो गया भाई? 75%। कितने टाइम में? 6 मिनट में। ये आंसर हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो यार कि 100, ठीक है, 50 बचा। ये बात समझ रहे हो ना? वही चीज है, आगे करके लिख लो, क्या लिखें दोबारा? समझ में आ रही है बात ना? कोई दिक्कत? तो ठीक है। अब आइए सेकंड पॉइंट लेते हैं भाई। कितना? 30% कंप्लीशन की बात करें। 30% कंप्लीशन तो कितना होगा? 30% कंप्लीशन जल्दी सॉल्व करें, जल्दी। तो डायरेक्ट लिखूं, देखो टी 30%। अब यही चीज है भाई, ये देखिए, डायरेक्ट हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टी 30%, या अभी एक स्टेप और बता देते हैं, देख लीजिए, के इंटू टी 30%, ये हो गया 30 अपॉन 100 ऑफ ए नॉट यानी इनिशियल। 0 से 0 कट गया। अब यहां पर हमने लिखा टी 30% इज इक्वल टू 3/10 इंटू इनिशियल यानी ए नॉट बाई के। अब इसको जरा ऐसे लिख दें, देखो 3/5 इंटू 1/2, ठीक है, और ए नॉट बाई के, तो ये हो गई हाफ लाइफ, टी हाफ। तो भैया टी 30% इज इक्वल टू 0.6 इंटू टी 1/2 यानी टी हाफ। तो क्या इक्वेशन बन गई? देखो ये। अब हाफ लाइफ कितनी दी है भाई? 4 मिनट। समझ रहे हैं ना? इसी क्वेश्चन में हमने कई पार्ट्स बना दिए। तो अब 4 रख दें यहां पर। कितना रखें? 4। तो कितना आएगा? 2.4 मिनट। तो यहां पर बेटा देखो, ये आंसर मैं यहां लिख देता हूं कि टी 30% इज इक्वल टू 0.6 इंटू टी हाफ 4 यानी 2.4 मिनट। ये हो गया आंसर। यानी 30% रिएक्शन कंप्लीट होने में 100 में से 30 फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंट कंज्यूम होने में इतना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? समझ गए? जल्दी से नोट करें भाई, नोट कर लें। ला 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 ला। मिटा दिया जाए? मिटा दूं? ओके। अब क्वेश्चन याद रखना भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 50% पूरा होने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, इसी पार्ट से हम कुछ और फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए, बिल्डअप हो जाए, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो भाई आइए देख लेते हैं कि आगे यहां पर क्या होने वाला है। तो अगला ले लेते हैं 66.6%, लेकिन इसे भी आइए यूनिटरी मेथड से पहले आपको बता देते हैं, सॉल्व करा देते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए भाई, यूनिटरी मेथड से देखें तो 100 से 50 कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा? 4 मिनट। अब आपको बताना है कि 30% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। हमने आपसे कहा कि ये कौन सी अमाउंट है? अमाउंट कंज्यूम्ड। ओके, तो यहां पर भाई आप देखिए, हमें क्या करना होगा, समझो। हम ऐसे कर ले कि भाई देखिए 50% कितने टाइम में कंज्यूम होता है? 4 मिनट में। समझ रहे हो ना? तो 10% कितने टाइम में कंज्यूम्ड होगा? 4/50 इंटू 10 यानी 0 से 0 गया तो 0.8 मिनट। ओके, समझ गए ना भाई? तो जरा देखो 10 का ये कितने टाइम्स है? 3। तो यहां पर लिख दिया 3 इंटू 0.8
आंसर क्या आया भाई? 2.4 मिनट। वही तो आया ना जो अभी अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड से बट ट्रिक बेस्ड मेथड से सॉल्व किया था। ओके, हो गया। तो सी पार्ट देखिए भाई, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 66.6% के लिए कैसे करोगे बताऊं? देखो, k इंटू टी डायरेक्ट कर दूं, 66.6% इज इक्वल टू, यहां पर 66.6 बाई 100 ऑफ इनिशियल हो गया भाई। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, 33.3 बाई 50 ऑफ ए नॉट। ओके, तो टी 66.6% इज इक्वल टू 33.3 बाई 25 इंटू 1 बाई 2 ए नॉट अपॉन के। भाई इसको हमने ये मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा ना भाई। ठीक है, अब ये क्या हो गई? हाफ लाइफ। समझ गए ना? तो यहां पर बेटा देखो, अगर हम इसको 33.3 को किससे डिवाइड कर दें भाई? 25 से। तो 25 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा भाई? 1.338 लमसम ऐसे आना चाहिए। वो तो आप कर ही लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहां पर क्या हो गया? अब ये तो कैलकुलेट कर लेंगे टाइम के साथ। अब कहो तो करके निकालूं, अदरवाइज ये देखिए रिलेशन मिल गया। ठीक है, किसके साथ? T66 6% के लिए कितना टाइम लगेगा? क्लियर? अब वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है ना भाई। ठीक है, कितने मिनट था? 4 मिनट। तो जरा अब आंसर वैल्यू रख दें हम इसमें। तो T 66.6% इज इक्वल टू, तो ये ऑलमोस्ट 1.33 आ जाएगा। ये 4 रख दूं। क्लियर हो गई भाई? तो अब इसे सॉल्व कर लें, कितना आ जाना चाहिए? जल्दी कीजिए, आंसर निकालिए भाई। हैं? कर लेना इसे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखो बेटा, एक और कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत। T 90%। अब इसे भी यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो T 90% के लिए क्या होगा भाई? जल्दी निकालो, डायरेक्ट लिखूं, ये आएगा 9/10। ठीक है, ए नॉट अपॉन के। लिखकर देखो भाई, यही आएगा। 0 से 0 कैंसिल। इसे लिख सकते हैं हम 9/5 इंटू 1/2 ए नॉट अपॉन के। अब ये हो गई हाफ लाइफ। तो T 90% इज इक्वल टू 9/5 इंटू टी हाफ। ओके, क्लियर? एक बार और पूछा गया था कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो जरा बताइए कितना टाइम। ये मिटा दूं भाई, कितना टाइम लगने वाला है? ठीक है, तो देखिए यहां पर अगला केस लेते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो T 100% कितना टाइम लगेगा? तो देखो बेटा, अगर रिएक्शन 100% हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो गई। और अगर रिमेनिंग 0 हो गई तो फ्रॉम KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए से क्या लिख सकते हैं भाई? हैं? K इंटू टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट यानी इनिशियल माइनस 0, यानी T 100% इनिशियल ए नॉट बाई के। क्लियर हो गई बात भाई? तो 100% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, ये समझ में आ रही है बात ना? इसको तो आप ऐसे समझ सकते हो ना भाई कि टी हाफ की इक्वेशन क्या है? ए नॉट बाई 2 के। तो 50% होने में ए नॉट बाई 2 के लगा,
तो 100% होने में इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसका लेंगे तो यही तो आएगा ना, है? क्लियर हो गई बात? तो जल्दी से नोट कर लीजिए भाई, कीजिए जल्दी से। हाँ भाई हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दूं, वेरी गुड। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, और ये कुछ अलग नहीं है, जो अभी अभी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो मैं देखता हूं कितने लोगों को भी वो बातें याद हैं जो मैंने बताई हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, समझना, क्वेश्चन ये है कि एक A2 प्रोडक्ट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मान लीजिए इसके 30% को, ठीक है, पूरा होने में 3 मिनट्स लगता है, ठीक है, यानी 30% कंप्लीट होने में 3 मिनट का समय लगता है। तो बताइए T75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर? अब कैसे सॉल्व करोगे भाई? हैं? देखिए अभी अभी आपको इक्वेशन पढ़ाया, T30% इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलो भाई, क्या आया था अभी? हैं? जल्दी बोलो, याद कीजिए। अभी 75% भी पढ़ाया है, ठीक है ना, और 30% भी पढ़ाया है, तो कितना आया था? जल्दी से बताएं, कितने लोगों को याद आ गया भाई? है? नहीं आया? चलो 3/5 इंटू टी हाफ, और T75% कितना बताया था? जल्दी बोलो भाई, याद आया? कितना? जल्दी बोलो, याद करो, जोर डालो दिमाग पे, रिवाइज करो भाई। कितना आया बेटा? 3/2 इंटू टी हाफ। देखो भाई यही आया था कि 75% होने में कितना टाइम लगा था? 3/2। क्लियर हो रही है बात? अब जरा सोचिए, इन दोनों का हम रेशियो ले लें। क्या ले लें भाई? रेशियो। सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। टी हाफ से टी हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी है कितना? 3, ये निकालना है, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझ में बात आ गई? वेरी गुड। तो इसे हटा दें, समझ गए ना? ठीक है। तो अब देखिए भाई, अगली पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर क्या सीखना है, क्या समझना है, ठीक है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बताइए इसकी काइनेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्लियर? अब जैसे ही आपने लिख दिया कि भाई इसकी काइनेटिक इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो KT इज इक्वल टू इनिशियल माइनस A0। ये भाई जीरो ऑर्डर पढ़ा है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये इसलिए नहीं होगा कि यहां पर ये इसके लिए है भाई, A2 प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन क्या हो, जीरो ऑर्डर की, ठीक है, तब ये है जहां रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और जीरो ऑर्डर की हो, तब ये इक्वेशन लगेगी। इसकी क्या होगी? देखो एक मैं डिराइव करा देता हूं, बाकी कुछ भी ऐसा दिया जाए ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब जरा देखिए, रेट लिखते हैं फटाफट। तो रेट दो तरीके से, के ए जीरो, भाई जीरो ऑर्डर की है तो यहां कुछ भी लगा हो ए की पावर जीरो ही लिखी जाएगी। और दूसरा तरीका रेट का बताया था, तो वो देखो क्या हो जाएगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। अब दोनों को इक्वलाइज कर दो भाई, ठीक है, समझ गए?
समझदार तो तुम पहले से ही थे भाई, है ना, यही तो बोलोगे। अब ये वैल्यू रख दे बेटा तो पावर 0 ये टर्म 1 हो गया, ऐसे लिख दूं छोड़ दूं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dA इज इक्वल टू -2k क्लियर। अब भैया क्या करें दोस्तों, इंटीग्रेट, लिमिट्स वही हैं जो स्टार्टिंग में बताए थे, t0 से t टाइम तक, ठीक है, टाइम 0 से t तक, और कंसंट्रेशन इनिशियल यानी A0 से रिमेन यानी A तक, ठीक है। तो लिख दूं डायरेक्ट, ये देख लीजिए भाई, समझ गए ना। और यहां पर हो गया t0 से t तक, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे वही चीज है, तो यहां पर जो स्टार्टिंग में बताया था काइनेटिक इक्वेशन, तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, A टू A0 यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -2kT, ये बनेगी इक्वेशन। यानी रिमेन कंसंट्रेशन यानी A इज इक्वल टू हो गया A0 -2kT। क्लियर हो गई बात भाई, समझ गए ना। अब बेटा जी देखो, अगर इसके लिए हम हाफ लाइफ निकाल लें, समझना, तो हाफ लाइफ अगर इसके लिए आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये ध्यान रखो कि हाफ लाइफ के लिए हम इसको ऐसे लिख लें, इनिशियल माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये क्या है, 2kT हो गया, ये बात समझ गए। अब यहां पर 2k और ये t को 1/2 कर दिया तो A0 माइनस, अब देखिए जब टाइम 50% ले रहे हो, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, वह टाइम जिसमें रिमेन कंसंट्रेशन इनिशियल का 50 हो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, A0/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर लिख देता हूं भाई, क्या आया, 2k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू A0/2। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हुआ, A0 ये 2 था और 2k इधर आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसे लिख दें 2k, क्लियर। यानी A0/4k हो गया भाई। तो ये यहां पर टी हाफ की इक्वेशन बन गई इस रिएक्शन के लिए। अब मान लो, ये याद रखो कितना शॉर्टकट है, कि बस ये याद रखो कि भाई जब ये रिएक्शन थी तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि इस रिएक्शन की काइनेटिक इक्वेशन ये वाली हो गई, ठीक है। अब अगर यहां पर 2 लग गया तो यहां 2 लगा दो, बन गई इक्वेशन। अगर यहां पर मान लीजिए 3 है तो भाई यहां पर 3 लगा दो, बन गई इक्वेशन, या डिराइव करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। मान लो यहां पर भाई 5/2 है तो यहां पर 5/2 लगा दो, बन गई इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हैं ना। और जो यहां पर लगेगा, तो देखिए इस नॉर्मल वाले केस की यानी इस इक्वेशन की हाफ लाइफ क्या पढ़ा है आपने, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2k। क्लियर हो रही ना बात। तो भाई अगर यहां पर आपने 2 रखा है तो यहां 2 लगेगा, तो यहां 2 मल्टीप्लाई होकर 4k बन गया। अगर यहां पर 3a लिया है तो यहां 3kt हो जाएगा। यहां जो 2k था उसमें 3 से मल्टीप्लाई होकर 6k बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जो टर्म यहां पर है वही यहां kt में आपको लिखना होगा, और उसी से जो आपकी ये नॉर्मल 2k है उसी में। अब ऐसे आप समझ लो, मान लो यहां पर हमने n लिख दिया फाइनली, तो यहां पर हो जाएगा nkt और ये हो जाएगा 2k इंटू n। समझ गए ना भाई, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, क्लियर। अगर कंफ्यूजन किसी तरीके का है तो होना नहीं चाहिए, लेकिन
इस दुनिया में कुछ भी संभव है, उसका एक ही निदान है बेटा, क्या? कोई मैजिक नहीं है। वीडियो को आप दोबारा देखें, इत्मीनान से देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखिए, कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि वो इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन कौन सी हैं जो जीरो ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो बेटा जी देखिए, जितनी भी रिएक्शंस हमारी ऐसी हैं जो फोटो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए भाई, हम ऐसे कहते हैं कि H2 की रिएक्शन Br2 से कराएं, लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएं? HBr। तो ये फोटो केमिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है। ठीक है, तो जो फोटो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जनरली वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। क्या होती है भाई? जीरो ऑर्डर। तो यहां पर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ठीक, तो आप ऐसे लिख दें अगर चाहें तो, क्या? फोटो केमिकल रिएक्शंस, ये जीरो ऑर्डर होती है। ऐसे ही देखिए भाई, decompositions of gases over metallic surface, ठीक। जैसे देखो, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऐसे कह सकते हैं ना भाई कि जैसे अमोनिया लिया हमने, अब अमोनिया को हम डिकम्पोज करते हैं तो H2 और N2 बनता है। अब इसके डिकम्पोजिशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हम यहां पर मेटलिक कैटलिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर ओवर मेटेलिक सरफेस का सेंस क्या है कि मेटल कैटलिस्ट हो। ठीक है, तो यहां पर वैसे हम कई तरीके के कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, यहां पर हम आयरन भी ले सकते हैं। ठीक है, PTMO भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में रेट अलग अलग होती है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि किसी भी रिएक्शन, ठीक है, का जो कंपोजिशन है यहाँ, सॉरी डीकंपोजिशन है, वो मेटेलिक सरफेस के ऊपर लिया जाए, वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। ये बात समझ में आ गई भाई? कंफर्म हो गए? ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आपने इसे अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं पर जरा सी भी कंफ्यूजन है तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। वीडियो दोबारा देखो, बार बार देखो, और ये चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, डिटेल्स के साथ हम आप मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।